सुबह खैर एंड हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू। जनाब, मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जनाब खुशियां भी अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे, क्योंकि अच्छे लोग ना हमेशा दूसरों के लिए आसानियां ही पैदा करते हैं और कभी भी किसी के साथ कुछ गलत करने का सोचते भी नहीं है और ना ही किसी को धोखा देने के बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि धोखा देने से ना अशफाक साहब का एक कॉल है या एक उनकी बात है वो मुझे याद आ गई है, जो वो अक्सर कहा करते थे कि एक बात हमेशा हम लोगों को याद रखनी है कि किसी को धोखा ना देना, धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता और घूम कर ना एक दिन वापस आपके पास ज़रूर पहुंच जाता है, क्योंकि उसको अपने ठिकाने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। और इस बात पर अगर गौर किया जाए ना तो ये बहुत गहरी सी और बहुत आसान सी बात है। इसका मतलब ये है कि जनाब अगर आप कभी किसी को धोखा दें तो वो कभी ना कभी उस धोखे के सामने आ ही जाता है वो इंसान। इसलिए कहते हैं कि जनाब किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए भलाई सोचें ताकि आपके लिए भी अच्छी चीज़ें जो है सामने आएँ, आपके फ्यूचर में आपके जो राहें हैं वो हमवार होती जाए और आसानियाँ पैदा होंगी। जितनी आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे इन द एंड आपको वो अच्छा मिलेगा, क्योंकि कारमा है ना, कारमा वापस ज़रूर आता है। तो ये एक छोटा सा पैगाम था जिसका हमें सबको पता होता है कि हमने ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ कर जाते हैं। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब मौसम के मिजाज के हवाले से, जो दिन ब दिन बरहम होते ही जा रहे हैं। तो सूरज है कि जनाब रोज़ बरोज़ आग बरसाने में मसरूफ़ है और इस गर्मी के मौसम में इंसानी जिस्म पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। और अगर बात की जाए इंसानी जिस्म और गर्मी के ताल्लुक की, तो सबसे पहले जो चीज़ इस गर्म मौसम में मुतासर होने का खदशा होता है वो इंसानी जिस्म में पानी की कमी का मामला है कि हमें डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है। अगर किसी के जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो बहुत से मसाइल मज़ीद सामने आ सकते हैं। और इस मौसम में पानी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, गर्मी में इंसान को कितना पानी पीना चाहिए और गर्म मौसम में कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल किया जा सकता है, और मज़ीद जो आजकल फल हैं, मौसमी फल हैं, उनके ज़रिए हम किस तरह अपनी पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निदा हम्माद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। निदा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी निदा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और डिहाइड्रेशन भी बहुत से लोगों को इसका मसला भी है, क्योंकि जैसे गर्मी बढ़ेगी स्वेटिंग ज़्यादा होगी और पानी की कमी हो जाएगी हमारे जिस्म में। तो सबसे पहले बताएं कि इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का इंटेक इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम क्या इससे बच सकते हैं या नहीं बच सकते? बिल्कुल बच सकते हैं। मैंने पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन बेसिकली क्या है, पानी की कमी है क्या। हाँ। लोग इस चीज़ पे समझते हैं कि सिर्फ प्यास लगना और इस तरह से है तो पानी की कमी हो गई है, लेकिन असल में यह कि इसके बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं। अच्छा। जैसे आपका मुंह बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो जाए, उसके साथ साथ जब आप यूरिन पास करते हैं तो उसकी रंगत चेंज आती है। तो अक्सर आप परेशान होते हैं कि रंगत क्यों चेंज है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि ये पानी की कमी की वजह से बेसिकली हो रहा है। फिर जो बच्चे हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हमारे सर में दर्द हो रही है, हम बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं तो इतना तेज़ सांस लेना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं बेसिकली कि आपको पता चले कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लग गई है। उस टाइम आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अब आप अपनी पानी की इंटेक को बढ़ा लें। अच्छा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर हम गर्मी में बहुत पानी पीते हैं और आधे घंटे बाद हमें प्यास लग जाती है, लेकिन यह कि कुछ लोगों को ये होता है कि बस अब पानी ही पी जाएं, कुछ और भी होना चाहिए, कुछ शरबत होना चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इंटेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी दही की। सही, ठीक है। क्योंकि सुबह मुझे खुद भी दही बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि आप दही ज़रूर लें। बेशक आप सुबह के वक्त नाश्ते में इसको ले लें, एक प्याली ले लें, उसको किसी फॉर्म में ले लें, लस्सी बना के पी लें। ठीक है। और उसके साथ ये है कि आप उसको लंच के टाइम भी ले सकते हैं, दोपहर के खाने के साथ, रात के खाने के साथ उसको ले सकते हैं, वो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अब डिहाइड्रेशन की बात की जाए तो बॉडी जो है जब डिहाइड्रेट होती है तो बहुत से कॉम्प्लिकेशन जो है उसको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपका ब्लड प्रेशर का मसला होना शुरू हो जाता है और वो रेज होता है। आजकल तो वैसे ही गर्मी है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो तो वैसे ही बढ़ता रहता है। जब आप ट्रैफिक में इतनी देर खड़े होते हैं तो वो तो बढ़ता ही है। लेकिन वैसे भी जिनको ब्लड प्रेशर का मसाइल है, अगर वो पानी का अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मसले मसाइल भी हैं, वो भी इसके से ताल्लुक़ रखते हैं।
तो पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इंटेक कर सकते हैं जिससे आपका जो है वो वाटर लेवल ठीक हो जाए। अब खाने की जहाँ तक बात आती है उसमें आप क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। क्यूकम्बर्स का इस्तेमाल करें, वो किस तरह से करना है आप उसको बेशक सैलेड की फॉर्म में कर लें, वैसे ही कट कर लें, स्लाइस पकड़ के खा लें, वो तो बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी फ्रिज में मौजूद होती हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कितनी ज़रूरी है आजकल, खास तौर पे गर्मियों में। तो एक आज आपको पता है कि तरबूज आए हुए हैं, मेलन्स आए हुए हैं, आप उसको इनटेक करें। तरबूज आप जूस की फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप उस तरह से भी खा सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो वज़न कम करना चाहती हैं तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर वो एक टाइम पे अगर वो मील स्किप कर दें और वो एक बड़ा सा बॉल खा लें तरबूज का, तो उनकी जो है वो स्किन भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हम लोग डाइटिंग करें, इस वजह से हमारी स्किन वो फ्रेशनेस नहीं रही, तो तरबूज खाएंगे तो ऑब्वियसली स्किन भी फ्रेश रहेगी और पेट भी भर जाएगा। और पानी की कमी की वजह से भी तो हमारी स्किन जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। जितनी हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होगी उसके फिर इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, पानी की कमी की वजह से ये एक्नी वगैरह होनी शुरू हो जाती है, स्किन वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, पोरस हो जाती है। तो पानी उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आए तो फालसों की बात करते हैं। फालसे लोग बड़े शौक से खाते हैं, कुछ उस तरह से नहीं खाते कि जी बीज है तो वो जूस बना के पी लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। उसके बहुत सारे फायदे दूसरे भी हैं कि आपकी एक तो पानी की कमी को तो पूरा करता ही है, ठीक है। दूसरा ये है कि वो आपको एक तो एंटी कैंसरस उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जिन फैमिलीज़ में ये कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो वो इसको गर्मियों में इनटेक कर सकते हैं, इसका शरबत बनाएं, इसको पिएं। और इसके साथ साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो ऑब्वियसली आपकी स्किन के लिए अच्छा है, फिर आपके पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इवन कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो जिन लोगों को फालसे पसंद है तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। और जिनको अगर नहीं पसंद तो वो कोशिश करें कि इसके फ़ायदे देख के इसको ज़रूर जो है वो इनटेक करें। ये तो वो जूसेस है ना जो हम घर पे बना के पी सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाहर जाके काम करना होता है, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है बाहर, और बाहर रेडियो पे, ठेलों पे भी जो मशरूबात का इस्तेमाल हो रहा होता है वहाँ पे भी लोग पी रहे होते हैं। क्या वो वाले भी मशरूबात इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, गर्मी बहुत है। हाँ बिल्कुल। एक तो बाहर जैसे ये गन्ने का रस मिल रहा होता है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत फ्रेशिंग है। और दूसरा जो है कोई आप मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई होता है कि मैं डिहाइड्रेट हो जाता हूँ, जैसे ये मर्द हजरात जो हैं वो ऑफिस में जाते हैं, बच्चे अब कॉलेजेस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पेपर्स हो रहे हैं, तो कोशिश करें उनको एक बॉटल बना के दें। अच्छा, कोई भी शरबत इस तरह का, जैसे इलायची का शरबत हो गया, सही, तो घर में आप उसको इलायची का शरबत भी घर में ही बनाएं। अच्छा। और वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कोशिश करें कि ये बाहर की जो बॉटल्स हैं ब्रांडेड, ये अच्छी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि घर में बनाएं। और ये इसका सिरप एक तैयार कर लें, पानी में घोलें, बच्चे को बॉटल साथ दें। इसी तरह से आप मर्द हज़रात को भी इस तरह से दे सकते हैं। ये इलायची का शरबत हो गया, पाइनएप्पल का शरबत हो गया, तो ये आप शरबत उनको दे सकते हैं। उनको बीच में तुख मलंगे डाल दें ताकि वो और उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो अच्छा रहे और वो पूरा दिन एक्टिव रहे। क्योंकि एक दफ़ा आपका जो मुझे लगता है कि जब फ्रेशनेस होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप एक्टिव होते हैं, बिल्कुल सारा दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। तो अगर बेशक आप बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी अंदर से एक्टिव नहीं है और डल है, तो आपका सारा दिन खराब होगा। लेकिन जिस तरह निदा में बात करी थी कि बाहर से जो हम लोग मशरूबात पीते हैं वो एक्सपोजर जिनका ज्यादा होता है, तो उसमें अब हमें तो नहीं पता कि किस तरह का पानी यूज हो रहा है। बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी तो हमारी सेहत खराब हो सकती है। बिल्कुल, मैं इसीलिए यही प्रेफर करती हूँ कि घर से बना के जो है वो बच्चों को और बड़ों को जो भी हैं वो साथ अपने रखें। एक पानी की बेशक बॉटल रख लें, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि जी अब ये गर्म हो गया तो पिया नहीं जा रहा, तो इसलिए जाते जाते हम कहीं से भी पी लेते हैं। तो इनके लिए यही है कि उनको शरबत बना के दें ताकि एटलीस्ट अगर वो ठंडा नहीं है तो वो टेस्ट के लिए ही जो है उसको इनटेक करते रहें। लेकिन गर्मियां हैं और अभी जैसे हमारा रमज़ान भी गुजरा है, तो वहाँ पे लोगों की ज़रा एक वो रह गई है ना, प्रैक्टिस बन गई है कि ज़्यादा पानी भी नहीं पी रहे। रमज़ान की वजह से एक ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी, तो अब वो वापस हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रहे हैं। एक हफ्ता तो हो गया मेरे हाल से, अब तो आ जाना चाहिए हमें, और पानी की इंटेक बढ़ा देनी चाहिए जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर जूसेस की देखी जाए तो वो दिन में हम कितने ग्लास पी सकते हैं? कोई टाइमिंग होनी चाहिए उसकी क्या, या वैसे ही जैसे पानी पीते हैं वैसे ही उनका इंटेक कर सकते हैं? पानी तो हम कभी भी इनटेक कर सकते हैं, लेकिन जब जूसेस की बात आती है तो वो खाना खाने से 2 घंटे बाद आप इनटेक कर लें। अच्छा, ठीक है, उसमें वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं तो जाहिर है उस वक्त आप कुछ इनटेक नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको भूख लगे तो आप वो
पी सकते हैं जूस, वो बहुत फायदा देगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप ना मिक्स कर देते हैं कि आपको भूख लग रही है, आपकी बॉडी मिक्स कर देती है कि कहीं भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, वो कंफ्यूज हो जाता है, आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है, हालांकि कभी कभी आपको प्यास भी लग रही होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने पास है कोई इस तरह का जूस, बेशक बाहर से ले लें, वो तो इतना वो यही होता है कि आपको क्योंकि कि वो साफ है कि नहीं है, कहीं उसमें मिलावट तो नहीं हुई हुई, कहीं उससे हमें नुकसान तो नहीं हो सकता। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ जी, कोई पेट खराब हो जाए फिर और मसले मसाइल भर जाए, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि घर से लेके जाया जाए। और जब आपको फील हो कि आप जो है वो थोड़ा डाउन हो रहे हैं, तब आप इनटेक कर सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद ले सकते हैं, खाना खाने से 2 घंटे पहले ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी रूटीन सेट। लेकिन घर में आप क्या प्रेफर करेंगी कि सबसे ज़्यादा कौन से मशरूबात हमें घर पे बना के पीने चाहिए? मतलब लेमनेड है, शिकंजवी है, उसके बाद और भी मशरूबात होते हैं, सत्तू का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, तो इनके कितने फ़वाइद हैं जो हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इनके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा है। सत्तू हम बिल्कुल पी सकते हैं, वो एक तो इंडियन जो है वो जूस है और बहुत पसंद किया जाता है, तो बच्चों को भी पसंद आएगा, उनको भी पिलाना चाहिए। उसमें विटामिन ए है और विटामिन सी भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी है उसके अंदर, तो वो स्किन के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। और दूसरा, जहाँ आपने लेमनेड की बात की है, तो लेमनेड भी बिल्कुल बना के दे सकते हैं। मैंने भी बिल्कुल ये मेंशन करना था कि लेमनेड जो है वो भी आप स्पंजविंग, क्योंकि वो बहुत पसंद की जाती है, बड़ी अच्छी लगती है वो, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ आप मिंट का भी इस्तेमाल करें बीच में, वो भी आपको काफ़ी जो है वो रिफ्रेशिंग एक फील देता है, आप फ्रेश रहते हैं और फ़ायदे भी उसके बहुत ज़्यादा है। ये जो जितने भी जूसेस जिनकी मैं बात कर रही हूँ, एंटी एजिंग भी हैं। जो ख़वातीन हैं उनको ये होता है कि जी हमारे मुंह पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, रंग जो है वो डल हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो वो इसका इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी दें ताकि वो फ्रेश रहें, एक्टिव रहें। जूसेस हमें ऐसे ही लगता है कि बस ये सिर्फ हमारी जो है वो पानी की जो कमी है उसको ही पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। इवन के जो किडनी के मरीज़ हैं उनके अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप पानी का इंटेक बहुत अच्छा करें, और ज़्यादातर किडनी के मसाइल जैसे किडनी स्टोन्स है, ये पानी की कमी की वजह से ही होता है। जब आप पानी इंटेक नहीं कर रहे होते तो जाहिर है पानी ने तो डिटॉक्सिफाई करना है, क्लीन करना है आपकी बॉडी को। जब आप पानी नहीं पियेंगे तो वो जो सारा गंद है, सब्सटेंसेस हैं जो कि हार्मफुल है, वो जमा होते जाएंगे, और जब वो जमा हो रहे हैं आपकी बॉडी में ऑब्वियसली फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे और वो तकलीफ भी देते हैं। तो इसलिए पानी एक ऐसी चीज़ है कि बेशक सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, इसका आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। बेशक आप शरबत की फॉर्म में करें या इस तरह की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। लेकिन निदा, हम ये मशरूबात यहाँ पर ये जो जूसेस बनाते वक्त घर में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। फ्रूट्स तो हम डालते ही डालते हैं, लेकिन उसके बरक्स हम चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो क्या जो उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है वो कम हो जाती हैं? अच्छा, ये इस तरह से है कि वैल्यूज़ तो उनकी कम हो जाती है, क्योंकि जो सफ़ेद चीनी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि गुड़ का इस्तेमाल कर लिया जाए। थोड़ा सा टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत आदत पड़ी है बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाने की और चीनी खाने की, लेकिन ये है कि अपनी आदत शुरू से बनाए। बड़ों को तो एटलीस्ट ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो चीनी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि जिस एज को आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते हैं उनको बहुत सी आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि जब आप चीनी डाल रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि इसके कितने नुकसानात, और ये भी साइलेंट किलर की तरह ही है। तो आप बेशक गुड़ का इस्तेमाल कर ले, ब्राउन शुगर ले ले, वो भी अच्छी कंपनीज का, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे उनको रिप्लेस कर ले। और जहाँ तक टेस्ट की बात है वो डेवलप हो ही जाता है। कुछ टाइम आपको लगता है, शुरू में आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ये तो मुझे नहीं पिया जाएगा, मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब आप 2-3 सिप्स ले लेते हैं आपको होता है कि ठीक है ये अच्छा है, मैं पी सकती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी हैबिट्स को बदलना चाहिए और इसको अडेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है हम इस तरह से ज़्यादा चीनियों और नमक का इस्तेमाल ना करें। हाँ एग्जैक्टली, ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक का इस्तेमाल हम करते हैं। दूसरा, आगे आने वाले हैं आम, और आम से पहले कैरी का जो शरबत भी घर में पिया जाता है, बड़ा मज़े का होता है। इसके एक तो हमें फ़वाइद बताएं कि कितने हैं, कैसे हैं, और कितना अच्छा है ये हमारी सेहत के लिए? सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी। अब इसके जो शरबत बनाए वो तो वैसे ही, जिसे कहते हैं ना आप बनाएं तो फटाफट ख़त्म हो जाता है, वो तो वैसे ही लोगों के घर जा के आम उतारना और ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा की जाती हैं। लोगों को आम बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं। ये अब तो खून बनाता है सबसे पहले, उसके बाद ये कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन के जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको भी आप आम रिकमेंड कर सकते हैं कि वो आम खाएं। उसके साथ साथ जो अब यही हाजत है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको आप जाहिर है उनको आप मना कर देते हैं कि उनके ये है
कि वो एहतियात करें। लेकिन फ़ायदे इसमें बहुत ज़्यादा है, मैग्नीशियम पाया जाता है उसके अंदर, जिंक है बहुत ज़्यादा। तो इसका शरबत बनाएं और इसमें बेशक आप तुखमलंगा भी ऐड कर लें, तो शायद इसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाए। और फिर यह कि आप, चूँकि लोगों को ये होता है कि ये गर्म है, कहीं दाने ना निकल आए, ऐसा होता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसकी तासीर आप बदल सकते हैं। बीच में आप तुखमलंगे डाल दें, उसका एक अच्छा सा शरबत बनाएं, फिर पिए, तो बहुत फ़ायदे हैं इसके। ठीक है जी, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट निदा हमाद मौजूद थी। निदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और गर्मियों में हमें कौन कौन से मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो रही है बहुत से लोगों को क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, उस पर हमने बात की है, मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह शदीद गर्मी का जिक्र कर रहे थे, और जनाब गर्मी आती है तो हमारा रहन सहन, लिबास, खाना पीना, हर चीज़ चेंज हो जाती है और मौसम की शिद्दत में तो इजाफा ही होता जा रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक भी रवा हफ्ते गर्मी की जो हालिया लहर है वो जारी रहने वाली है। और जहाँ मौसम गर्मा में हर चीज़ बदल जाती है, वहाँ पर गर्म मौसम में सबसे पहले हमारी स्किन गर्मी से मुतासर होना शुरू हो जाती है। और स्किन के हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें भी सामने आती हैं, मसाइल सामने आते हैं, उन सब में से ज़्यादा तर ये है कि गर्म लू की वजह से जब हम बाहर निकलते हैं, एक्सपोजर हमारा होता है, तो हमारी स्किन पर रैशेज आना शुरू हो जाते हैं, जल जाती है। और मौसम सरमा में या गर्मा में जल्द का ख्याल हमें कैसे रखना चाहिए और जल्द की ताज़गी को हम कैसे बरकरार रख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, सन ब्लॉक का इस्तेमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में, इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कवल जवाद हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कवल, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कवल, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, और जैसे सिर्फ आपके आने से पहले भी हम यही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि गर्मी में डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की कमी हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, और उसमें से एक मसला है कि हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इस गर्मी के मौसम में किस तरह हम अपनी स्किन को तरोताज़ा और जैसे हम अच्छा रख सकते हैं, जो शाइनी भी हो और हमारी डल स्किन भी ना हो? देखिए, गर्मी में थोड़ा सा टारगेटेड हो जाता है स्किन को फ्रेश रखना। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए कि हम स्किन को अपनी फ्रेश रख सकें। हाँ। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो आप अपनी हाइड्रेशन प्रॉपर करें। ठीक है। पानी का इस्तेमाल करें, पीने वाले पानी की मिकदार बढ़ा दें, क्योंकि जैसे सन से बर्न का भी ख़तरा होता है, हीट स्ट्रोक की भी आजकल वार्निंग्स हो रही हैं, तो उसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी स्किन सन बर्न से भी महफूज रहेगी। अच्छा। और हीट स्ट्रोक से भी महफूज रहेगी। क्योंकि बेसिकली जो हीट स्ट्रोक है वो होता ही तब है जब आपकी स्किन में से, आपकी बॉडी में से पानी का मिकदार कम हो जाती है। नॉर्मली ये होता है कि हम पानी जितना ले रहे होते हैं, बाहर वर्किंग आवर्स में हम इतना पानी नहीं पी पाते। अपने साथ पानी की एक बॉटल ज़रूर रखें, कोशिश करें कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी पीने से आपका स्टमक भी ठीक रहेगा, आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी और आपको हीट स्ट्रोक का खतरा भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा पहले मैं हर दफ़ा फोकस करती हूँ कि अपनी स्किन को जितना ज़्यादा हो सके हाइड्रेट रखें। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगी स्किन उतनी ही अच्छी रहेगी। उसके अलावा अपने स्टमक का ख्याल रखें। अपने स्टमक को, क्योंकि गर्मियों में ये होता है कि नॉर्मली बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, अभी बड़े फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन है, लाइक आप खीरा ले सकते हैं। हाँ। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके मतलब अगर नॉर्मल हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपके जिस्म को पानी की मिकदार उसमें इजाफा होगा, पानी की मिकदार बढ़ जाएगी, आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी और दूसरा फिर ये कि आपका स्टमक भी उससे अच्छा रहता है। अगर स्टमक आपका अपसेट है तो आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं रह सकती। हाँ। ये डेफिनेट बात है। ऑयली फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करें गर्मियों में, जितना ज्यादा हो सकता है लाइट फूड लें। ठीक है। खाने का इस्तेमाल आप ऐसा रखें जिसमें ऑयल ज्यादा ना हो, तो इससे आप स्किन अच्छी रख सकते हैं। ये नॉर्मल वो बातें हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, अपने एकदम से टेम्परेचर चेंजेस ना होने दें बॉडी में। अगर आप वैसे डेली रूटीन की स्किन केयर की बात करेंगे
तो मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि मैं सन ब्लॉक पे एम्फेसाइज करूं। अच्छा, बिकॉज ये आपकी स्किन को नीट भी रखता है, किसी भी किस्म के हार्म होने से भी बचाता है, आपकी स्किन को जलने से बचाता है, आपकी स्किन को डस्ट पार्टिकल से बचाता है, एक्नी से बचाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गर्मियों में प्रोन होती हैं, अगर आप डेली यूज में सन ब्लॉक रखेंगे तो आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहती है उससे। सन ब्लॉक का इस्तेमाल अपने लिए कंपल्सरी कर लें। रोजाना की बुनियाद पर अगर आपने बाहर निकलना है तब तो लगाना ही है, लेकिन घर पे भी रहना है तब भी लगाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जो हमारी नई अमेरिकन एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की सोसाइटी है, उसकी रिसर्च के मुताबिक जो न्यू गाइडलाइंस हैं उसमें आप 2 आवरली सन ब्लॉक यूज करेंगे। इधर आप बाहर जा रहे हैं या आप घर में, दोनों कंडीशंस में अपने सन ब्लॉक लगाना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमने तो बाहर जाना ही नहीं है तो हम सन ब्लॉक क्यों लगाएं। ऐसा नहीं होता। अगर आपके घर की जो विंडोज हैं उसमें शीशा लगा हुआ है, तो आप बाहर निकलें, उससे कंपैरेटिवली वो विंडो से जो सन क्रॉस होकर आपकी तरफ आ रहा है वो ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, अंदर जरूर एसी चल रहा है, लेकिन आपकी जो विंड स्क्रीन है उससे जो सन रेज आके आपको हिट कर रही हैं वो ज्यादा खतरनाक है। तो घर में रहें, किचन में जाएं या फिर आप बाहर निकलें, सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप सनस्क्रीन का यूज़ भी कर सकते हैं और सन ब्लॉक का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सन ब्लॉक, सनस्क्रीन आपने दोनों कंडीशन में यूज़ करना है। आप घर में रहें या वर्किंग हो, बाहर जाएं, किसी भी कंडीशन में 2 आवरली रिकमेंडेड है। आप अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश करें और उसके बाद सन ब्लॉक अप्लाई कर लें। और अभी जैसे आपने सन ब्लॉक और सनस्क्रीन की बात की है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये दोनों एक ही चीज़ है? बेसिकली क्या होता है, इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। सनस्क्रीन क्या होती है कि अगर हम सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब सन की लाइट्स, यूवी रेज जो होती हैं, जब वो आके हिट करती हैं तो उसको वो स्कैटर्ड कर देता है, फैला देता है, हमारी स्किन को हिट नहीं करने देता। ये होता है सनस्क्रीन। और सन ब्लॉक जो होता है उसका मेन पर्पज ये होता है कि वो सुपरफिशियल लेयर पे रह के स्किन की और सन की रेज को ब्लॉक कर देता है, अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता। नॉर्मली ये अगर हम देखें ना, सन ब्लॉक खरीदते हुए हम इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल नहीं करते, इतना जरूरी नहीं है। बट ये एक माइनर सा डिफरेंस था, बिकॉज आपने सवाल पूछ लिया तो मैंने बता दिया। अदरवाइज आप किसी भी मेडिकेटेड सन ब्लॉक का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वो सनस्क्रीन भी हो सकता है और सन ब्लॉक भी हो सकता है, बट SPF 30 से ज्यादा का सन ब्लॉक होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। आप कोई भी ऐसी क्रीम यूज कर रहे हैं, मेकअप यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आजकल उनके साथ भी लिखा होता है कि लाइक 15 है SPF इसमें, यानी कि वो एडेड होता है पहले से ही ना। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें तो ये मत समझ लें कि लाइक इसमें SPF ऑलरेडी है, सन ब्लॉकर है इसमें, तो हम ना यूज़ करें। ऐसा नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत थोड़ी मिकदार में होता है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। एशियन जो टोन है स्किन, जो हमारी स्किन टोन है, हमारी इंडियंस की, उनके लिए बहुत कंपल्सरी है कि वो अपनी स्किन को एटलीस्ट SPF 30 या उससे अबव, उससे ज्यादा का वो सन ब्लॉक आपने यूज करना है। लेकिन ये जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है, इसमें फिर सन ब्लॉक यूज करें या सनस्क्रीन यूज करें? दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों यूज कर सकते हैं। बेटर आपके लिए सन ब्लॉक है, ताकि वो इनिशियली आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर पे रह के और सन को, उसकी रेज को, यूवी रेज जो होती हैं उन्हें हिट ना करने दे। तो सन ब्लॉक ज्यादा है। और वैसे भी मार्केट में जो इजीली अवेलेबल है वो सन ब्लॉकर्स ही हैं। अच्छा, आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डेली रूटीन में यूज करना है तो कितने घंटे बाद हमें दोबारा से सन ब्लॉक लगाने? 2 आवरली। मैंने आपको बताया ना, ये अमेरिकन एस्थेटिक सोसाइटी की न्यू रिसर्च है जिसमें जो न्यू गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली कोई भी सन ब्लॉक, जितनी धूप हमारे पास आती है ऐसा लगता है कि सूरज हमसे लड़ाई लड़ने आता है, तो उतनी धूप के साथ तो हमें 2 आवरली अपनी स्किन को प्रोटेक्ट, लाइक आप अगर ऑफिशियली किसी वर्क पे जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, आपने सुबह उठ के अपने चेहरे को वॉश किया और फिर उसके बाद कोट कर लिया अपने फेस पर सन ब्लॉक का, देन आप उसके बाद आपको पसीना भी आ रहा है। ये बड़ी मसला होता है। खवातीन कहती हैं कि हम जैसे सन ब्लॉक लगाते हैं हमें पसीना आना ज्यादा शुरू हो जाता है। उसके लिए देखिए फिर आपको अगेन ये होता है कि आप अपनी स्किन को अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। अच्छा, वो चूज करें कि आपकी स्किन को कौन सा सन ब्लॉकर सूट करता है। ये भी एक लोगों के दिमाग में होता है कि हम जाते हैं, हमने किसी भी कॉस्मेटिक्स कंपनी का सन ब्लॉक ले लिया और वो हमारी स्किन को, लाइक आपको जो सूट कर रहा है, मुझे लगा, मैंने जाके कहा कि नहीं, जो इन्हें सूट कर रहा है वही मुझे दे दें। ऐसा नहीं होता। लाइक जैसे हम फाउंडेशन या कोई भी बेस या कुछ भी हम अपनी स्किन टोन के मुताबिक लेते हैं, तो इसी तरह से जो स्किन, 4 डिफरेंट स्किन टोन्स हैं हमारी, लाइक किसी की ड्राई होती है,
किसी की ऑयली होती है, हाँ, किसी की sensitive कॉम्बिनेशन होती है और किसी की नॉर्मल होती है। तो हर सन ब्लॉक हर स्किन पे सूट नहीं करता। इसके लिए आपने चूज करना है कि आपकी स्किन टोन कौन सी है। आपको ग्रीसी सूट करेगा, आपको ड्राई सूट करेगा। लाइक अगर आप वर्किंग है तो आजकल ऐसे भी सन ब्लॉक अवेलेबल हैं जो होते मेडिकेटेड है, बट उनकी जो बेस है, जो उनकी टोन है, वो फाउंडेशन बेस्ड होती है। अच्छा, लाइक आपने सन ब्लॉक लगाया तो आपको लाइट सा वो मेकअप का टच मिल जाता है, तो आपको फिर उसके ऊपर कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो ऐसे भी सन ब्लॉक मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ऐसी स्किन पर सूट करते हैं जिन पर हमने वर्किंग है और लाइट सा मेकअप करना है ऊपर, उन स्किन पर वो बहुत अच्छा सूट करते हैं। बट ग्रीसी सन ब्लॉक हम वहाँ लगाएंगे जहाँ स्किन ड्राई है। अच्छा, ओके। उनके लिए हम मतलब क्रीमी में भी है, क्रीम बेस में भी है और जेल में भी है। बिल्कुल ऐसी। जेल में सन ब्लॉक नॉर्मली नहीं होता। अच्छा, हमें दो तरह के सन ब्लॉक देखने होते हैं, एक वो जो ड्राई स्किन के लिए है नॉर्मली, और एक जो ऑयली स्किन के लिए। जो ऑयली स्किन के लिए होगा वो ड्राई बेस्ड होगा। ठीक है। बिकॉज अगर हमने ऑयली पे ऑयली लगाया तो वो मजीद ग्रीसी और काला होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब बहुत सारे लोगों की मतलब पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम सन ब्लॉक लगाते हैं तो हमारी जो स्किन है वो मजीद टैन होना शुरू हो जाती है, डल हो जाती है, बिकॉज ऑयल आ जाता है। इसलिए कि वो सन ब्लॉक आपकी स्किन से मैच नहीं करता। अगर आप अपनी स्किन से मैच करता हुआ सन ब्लॉकर लेंगे तो आपकी स्किन कभी भी टैन नहीं होगी। ऑल्दो कि उसमें कोई वाइटनिंग का इंग्रेडिएंट्स नहीं होता जो आपकी स्किन को वाइट दे या वाइट लुक उसमें आए आपकी, बट वो ऐसा आपकी उसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं वो आपकी स्किन को डल नहीं होने देते। अगर वो आपकी स्किन के मुताबिक है, आपकी स्किन टोन से मैच करता है, तो फिर वो आपकी स्किन खराब नहीं करेगा। और खराब कर रहा है तो इट मींस कि वो आपको सूट नहीं कर रहा। और डर्मेटोलॉजिस्ट से ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप क्या है और उस पर आपने कौन सा अप्लाई करना है, तभी वो अच्छे तरीके से रिजल्ट दे पाएगा। नहीं तो फिर आप टेंशन में रहेंगी कि हाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, पैसे पे लगा रही हूँ और मुझे वो रिजल्ट ही नहीं सामने आ रहे हैं। तो इसके अलावा एक तो सन ब्लॉक हो गया जो हमारी डेली रूटीन में हमें ज़रूर लाजमी तौर पर इसको ऐड ऑन करना है। इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अपनी डेली रूटीन में यूज़ करनी है ताकि हमारी स्किन अच्छी रहे। आपने अपने मेकअप का ख्याल करना है। अगर आप वर्किंग हैं और डेली रूटीन में मेकअप करते हैं तो आपने अपने स्किन को साफ सुथरा रखने के लिए प्रॉपरली स्किन नीट करके मेकअप अप्लाई करना है। ड्राई है तो सबसे सन ब्लॉक से भी पहले आपने मॉइस्चराइज करना है स्किन को, फिर आप सन ब्लॉक लगाएंगे और देन आप अपना मेकअप कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन टोन ऐसी है, ड्राई है, जिसमें आपको नीड होती है कि आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, तो जब आप अपना मेकअप रिमूव करेंगे तब भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि मेकअप रिमूव करने के बाद भी आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहनी चाहिए। कभी भी सन ब्लॉक लगा के या मेकअप लगा के आपने सोना नहीं है, इवन दो सन ब्लॉक लगा के भी नहीं सोना। अच्छा, उसका रीज़न ये होता है कि आपकी स्किन जो है उसके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब भी आप कोई बेस फाउंडेशन या कोई ऐसी क्रीम जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं या सन ब्लॉक लगाते हैं तो जो आपकी स्किन के पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अगर आप रात में भी उन्हें मौका नहीं देंगे कि वो खुल के सांस ले सकें तो डेफिनेटली फिर उनमें सीबम प्रोड्यूस होगा। सीबम प्रोड्यूस होगा तो आपकी फेस पर एक्नी डेवलप हो जाएगी, पिगमेंटेशन डेवलप हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि अपनी स्किन को प्रॉपरली नीट करें। अगर आपकी स्किन पर डेली मेकअप अप्लाई होता है तो उसे नीट करके सोना है आपने, और रात में कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के सोना है या नाइट क्रीम लगा के सोनी है। इन चीज़ों का अगर आप अपनी डेली रूटीन में ख्याल करेंगे, अपनी स्किन को नीट रखेंगे, अगर आप बाहर निकलते हैं तो सन ब्लॉक के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि अब आपने सन ब्लॉक लगा लिया है तो अब आप जाके धूप के नीचे खड़े हो जाएं कि हम प्रोटेक्ट है, ऐसा नहीं होता। आपने फिर भी कोई शेल्टर यूज करना है। लाइक मतलब बाहर फॉरेन कंट्रीज में तो है कि आप कैप्स यूज कर सकते हैं और लाइक अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हम मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई गेस। अगर हम अम्ब्रेला लें तो ले अच्छी बात है ये, ना सिर्फ वो आपके चेहरे को महफूज रखेगा बल्कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा सन से, क्योंकि चेहरे पर ही सिर्फ असर नहीं होता सूरज का, हाथों पे ही असर नहीं होता, सूरज की शुआओं का असर हमारे बालों पे भी होता है। वो हमारी बॉडी को भी टैन करता है और हमारे बालों का टेक्सचर भी खराब करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा आजकल ये धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, ये हमारे बालों को भी खराब करती है। तो अगर आप अम्ब्रेला लेंगे तो वो ओवरऑल बॉडी को आपकी प्रोटेक्ट कर सकता है। तो हमेशा बाहर जाने से पहले अच्छी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। आंखों को हम सन ग्लासेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पूरी बॉडी को हम अम्ब्रेला से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर बाहर निकल रहे हैं तो किसी ऐसी जगह पे बैठें जहां पे धूप ना हो, धूप का एक्सपोजर कम हो। एक्सपोजर यानी डायरेक्ट एक्सपोजर से जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करें। और अगेन मैं कहूंगी कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। अपने साथ एक बॉटल लेके निकलें पानी की
और जितना ज्यादा मुमकिन हो पानी पिए चलते हुए। और दूसरा डॉक्टर कंवल, सर्दियों में तो हम लोग सीरम्स का यूज करते हैं, विटामिन सी हो गया, बाकी भी सीरम्स, क्या गर्मियों में भी इन सीरम्स का यूज कर सकते हैं हम लोग? गर्मियों में सीरम्स का यूज कर सकते हैं, लाइक हर सीरम ऑयली टेक्सचर में नहीं होता। और विटामिन सी तो वैसे भी स्किन को ड्राई करता है। ओके। अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन में विटामिन सी यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन उसके बाद ड्राई रहना शुरू हो जाती है। तो गर्मियों में जिनकी स्किन टोन ऑयली है उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विटामिन सी का सीरम या कोई और सीरम जो कि ऑयल बेस्ड ना हो वो इजीली यूज कर सकते हैं। बट वो सीरम्स जो कि आपकी स्किन को ड्राई करते हैं मजीद, उन्हें आपको चेंज करने की जरूरत है। और फिर उसके लिए डेफिनेटली कांटेक्ट करें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कि अब क्योंकि वेदर के हिसाब से आपको हर चीज सूट नहीं करेगी। जो आप सर्दियों में यूज कर रहे थे वो आप गर्मियों में यूज नहीं कर सकते, और जो गर्मियों में यूज कर रहे हैं वो सर्दियों में यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपकी स्किन टोन का टेक्सचर चेंज होता रहता है, आपको एक चीज आप अभी यूज कर रहे हैं वो आपको बाद में नहीं सूट कर रही है दूसरे वेदर में, तो फिर आप उसे चेंज कर दें, बेहतर है। विटामिन सी के साथ हमने देखा हाइलुरोनिक एसिड की भी बड़ी डिमांड थी, और उस पर भी बड़े लोग जो थे पागल हुई थी, खासतौर पर लड़कियां, कि हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। और रेटिनॉल भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये क्या करने चाहिए गर्मियों में यूज? गर्मियों में रेटिनॉल भी अगेन ड्राई करता है स्किन को, लेकिन देखें फिर वही बात है कि आप हर बगैर किसी रिकमेंडेशन के अगर यूज करेंगे तो रेटिनॉल आपकी स्किन को बर्न भी कर सकता है। एक्सेस यूज ऑफ विटामिन सी आपकी स्किन को बर्न भी कर सकता है। आफ्टर केयर आप कैसी कर रहे हैं, लाइक आप विटामिन सी लगा के अगर धूप में जाएंगे तो आपकी स्किन मजीद प्रोन हो जाएगी कि वो पिगमेंटेशन हो, उस पर डार्कनिंग हो, उस पर बर्न हो जाए। इसीलिए विटामिन सी कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं लगाना चाहिए जहां आपने लाइक लगा के धूप में या हीट के सामने जाना। तो विटामिन सी बेसिकली हम लोग जो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को वो रात में करते हैं कि रात में सोते हुए आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। रेटिनॉल का भी यही है, उससे भी यही होता है कि अगर आप कॉन्टिन्यूसली उसे यूज कर रहे हैं तो हीट से अवॉइड करें। लेकिन हाइलुरोनिक एसिड का ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी डेली रूटीन में हाइलुरोनिक एसिड यूज कर सकते हैं, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड के बहुत सारे फायदे हैं। आपकी स्किन की टाइटनिंग होती है, आपकी स्किन फ्रेश लुक नजर आती है, बिकॉज उससे कोलेजन, इलास्टिन सीक्रेट्स होते हैं, स्किन का एक टेक्सचर चेंज हो जाता है हाइलुरोनिक एसिड को। क्योंकि हमारी अपने जिस्म में भी अल्लाह ताला ने ये कुदरती तौर पे रखा है कि हाइलुरोनिक एसिड होता है, बट वक्त के साथ साथ वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम उसे टॉपिकली अप्लाई करेंगे, लेकिन कौन सी एज के बाद हमें ये रेटिनॉल या फिर हाइलुरोनिक एसिड इसको यूज करना पहले हम देखिए रेटिनॉल रिकमेंडेड नहीं है अंटिल अनलेस कि उसकी कोई इंडिकेशन ना हो। ठीक है, वो आप डेली रूटीन में अगर ना ही यूज करें तो बेहतर होगा। रिकमेंडेशंस हैं अगर उसकी तो फिर आप कर सकते हैं। एडवाइस अगर आपको दी है आपके किसी प्रोफेशनलिस्ट ने, आपके किसी एस्थेटिक कंसल्टेंट ने, डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको एडवाइस किया, फिर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो विटामिन सी है और जो हाइलुरोनिक एसिड है वो आप अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। और यूज करने के साथ आपको उसकी प्रिकॉशंस पता होनी चाहिए, लाइक उसकी बिफोर आफ्टर केयर क्या होती है, अगर आपको वो पता है तो आप इजीली यूज कर सकते हैं। एज की अगर आप बात कर रहे हैं तो एज देखें, इन हाइलुरोनिक एसिड के लिए पहले हम रिकमेंड करते थे कि 30 इयर्स के बाद आप लगा सकते हैं उसे यूज। बट आजकल जो स्किन का टेक्सचर हमारा हो गया है, जो आजकल हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हम जंक फूड्स खाते हैं बहुत ज्यादा, पानी नहीं पीते, मेकअप का बहुत यूज हो गया है, हमारा एनवायरनमेंट भी तो बहुत ज्यादा गर्दालूद हो चुका है। ऐसे ही है। इन सब के बाद 25 इयर्स ऑफ एज फीमेल या मेल कोई भी है तो आप हाइलुरोनिक एसिड यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन के लिए ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन हम डे 0 से स्टार्ट करवा देते हैं कि प्रोटेक्ट करना है। एग्जैक्टली, वो तो अब बच्चों का भी, छोटे बच्चों का भी आ चुका है कि स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं वो भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। का जो बच्चा है 6 महीने का, उनके लिए उससे लेकर और आप ऑनवर्ड आप देख लें जिस भी एज में हैं, आपने सन जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी बचपन से ही उतनी अच्छी बड़े होते होते हमारी स्किन अच्छी रहेगी। ठीक है जी। डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कंवल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई। और जनाब, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनके बिना पर हम अपनी स्किन को या अपनी डेली रूटीन को अच्छे से मजीद अच्छा बना सकते हैं। तो आप लोगों ने जरूर इस पर अमल दरामद करना है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और जनाब अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट लाहौर की दुनिया का, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं जो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। और आजकल लाहौरियों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना बिजली की लोड शेडिंग का है। लेस्को हुकाम की जानिब से किए गए तमाम वादे भी इस वक्त हवा में हो चुके हैं और शहर लाहौर में एक मरतबा फिर से लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। और NPCC की जानिब से लेस्को को 4350 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है और शहर लाहौर में इस वक्त 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी और सारी है। और शदीद गर्मी और लोडेड ट्रांसफार्मर्स के जलने और दीगर फनी खराबियों से बिजली घंटों बंद रहना भी मामूल बन गया है। और खराब ट्रांसफार्मर्स को क्यों बर वक्त ठीक नहीं किया जा रहा, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से लेस्को हुकाम का दावा किस हद तक ठीक है और क्या लेस्को इस मामले में शहरियों की शिकायत को नज़रअंदाज कर रही है, इस सारे मामलों पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ाहद अमीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। फ़ाहद, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन जो लाहौरी है ना वो बड़े परेशान है कि लोड शेडिंग का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है और घंटों जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। क्या मामला है? हुकूमत बदली लेकिन लोड शेडिंग का जो जिन है ये काबू में क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें रमज़ानुल मुबारक में ही लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था। हाँ जी। और आखिरी अशरे में तो वो हालत रही कि लोग इतनी शदीद गर्मी में रोज़े की हालत में और बिजली की बार बार बंदिश से एक अजाब में मुब्तला थे। उसके बाद हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि यकम जो है वो मई से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और मामला ठीक हो जाएंगे, बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। मगर वो भी सिर्फ चंद दिन ही साबित हुए। अच्छा, ठीक है। वो कल से फिर जो है वो सही लोड शेडिंग, पहले भी ट्रिपिंग वगैरह आती थी मगर कल से फिर से लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। बेसिकली मसला ये है कि बिजली की पैदावार जो है वो कम होती जा रही है। अच्छा, कि हमारे पास कैपेसिटी तो है मगर फ्यूल जो बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो RLNG इस्तेमाल की जाती है, जो दीगर ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। यानी कोयला महंगा से महंगा होता जा रहा है और वक़्त पर जो है वो ये ख़रीदे भी नहीं जा रहे, जिसकी वजह से जो है वो ये खमियाजा एक तो महंगी बिजली की सूरत में आवाम को भुगतना पड़ रहा है और दूसरा गैर एलानिया लोड शेडिंग की सूरत में। इस वक्त अगर बात की जाए तो लाहौर में जो सूरत हाल है वो लाहौर में जो लेस्को रीजन है पूरा, जिसमें उकाड़ा, कसूर, ननकाना और लाहौर आते हैं, शेखुपुरा आते हैं, उस लेस्को को बिजली की जो तलब है वो 4700 मेगावाट से तजावज़ कर गई, यानी कि 4800 मेगावाट तक भी जो है वो पहुंच चुकी है। ओके। और जो इनका शॉर्टफॉल है, पिछले चंद दिन तो NPCC की जानिब से, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से इनको जो है वो लेस्को को कोटा पूरा मिला, मगर उसके बाद अब जो है वो उसकी जो है वो बिजली कम की जा रही है, कोटा कम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी 230 मेगावाट का शॉर्टफॉल था, उससे एक रोज़ पहले भी जो है वो 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल था, उससे एक रोज़ पहले भी 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल था। तो वो शॉर्टफॉल जब होता है तो फिर इनको लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली, अब शहर की बात की जाए, लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, मगर लेस्को मान नहीं रही कि हम लोड शेडिंग कर रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद हो रही है। देही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। देही इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया वो 5 घंटे तक भी है मुख्तलिफ इलाकों में। और जो हाई लॉसेस फीडर है, ये हाई लॉसेस फीडर ये एक बड़ा ज़बरदस्त अजीब सा जो है ना वो आवाम के लिए अजाब है, हाई लॉसेस फीडर। अच्छा, ठीक है, ये बता दें फिर उन्हें क्या है हाई लॉसेस फीडर है क्या? ये हाई लॉसेस फीडर ये है जिसपे लेस्को को नुकसान हो रहा है, बिजली चोरी हो रही है जिस फीडर्स पर। अच्छा, बिजली चोरी फर्ज करें मैं कर रहा हूँ, नुकसान आपको हो रहा है, हमें हो रहा है, आपकी बिजली बंद हो रही है, बिल्कुल ठीक है जी। अब उस फीडर पे तमाम बिजली चोर तो नहीं है, ठीक है ना, चंद लोग बिजली चोरी करते हैं, मगर जो दूसरे लोग हैं बेचारे जो है वो 300, 400, 500 लोग जो दूसरे उस फीडर पे हैं, उन्हें लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ रहा है और वहाँ पर 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। उनकी तादाद वो कम है, 30-35 फीडर हैं वो, बल्कि 40 तक शायद फीडर थे वो, तो अब उनकी तादाद कम होती जा रही है। मगर इसके बावजूद फिर भी 30 या 40 फीडर भी हों तो फिर बहुत बड़ी तादाद लोगों की बनती है जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि अपनी नाहली और लोगों पर अजाब। यानी लेस्को बिजली चोरी तो लेस्को ने रोकनी है, जब आप बिजली चोरी नहीं रोक पा रहे तो उस फीडर पे ये वजारत से ही जो है ना वो हिदायत आ रही है कि भी उन
फीडर पे जो है वो बिजली ज्यादा बंद रखी जाए। अच्छा। मेरा क्या कसूर है? फर्ज करें मैं बिजली नहीं चोरी करता, मेरा उस फीडर पे घर है, मैं क्या करूँ? मैं तो 6 घंटे की अजाब में मुब्तला हूँ ना, मुझे तो 6 घंटे लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। अब जो देही इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं, ये साइडें जहाँ पर, वहाँ पर भी सूरत हाल बहुत ख़राब है। और सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो है, बिजली अगर पूरी हो भी जाती है, अगर लेस्को को उसकी तलब के मुताबिक 4800 मेगावाट बिजली मिल भी जाती है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो ओवरलोडेड है, वो जल रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको अपग्रेड नहीं किया गया। मैकेनिज्म इतना खराब है कि वो सुलझ ही नहीं रहा है। और इंतजामिया से, लेस्को से राना फहद आपने भी बात की होगी, हमने भी उन्हें 12 मरतबा यहाँ पर मदऊँ किया है कि आके अपना मौक़िफ़ पेश करें, हमें बताएं कि मसले कहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुनता, या अपना मौक़िफ़ पेश ही नहीं करता। नहीं, वो अपना बेसिकली तो सूरत हाल ये है कि वो जिस तरह एक लाताल्लुक बंदा नहीं हो जाता कि यार बस छुपे रहो, अगर सामने आएंगे तो फिर जो है ना वो फिर जवाब देने पड़ेंगे लोगों के सवालों के, और जवाब उनके पास है नहीं। एक्चुअली है सूरत हाल ऐसी ही। प्रोक्योरमेंट पूरी सर्दियां प्रोक्योरमेंट नहीं की गई, ठीक है जी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उनकी जानिब से जो नया सामान है, नए ट्रांसफार्मर्स हैं, नए मीटर्स हैं, वो नहीं खरीदे गए, जिसकी वजह से एक पिछले दिनों आपको याद होगा कि 2-3 माह पहले मीटर्स का बहरान आया था। सिंगल फेज मीटर नहीं मिल रहा था लोगों को। 2-2 माह तक जो है वो सिंगल फेज मीटर नहीं मिला। 4-4 माह तक एवरेज बिलिंग होती है। हालांकि कानून के मुताबिक सिर्फ 1 माह एवरेज बिल होती है। अगर किसी का मीटर खराब हो जाए तो उसको 1 माह एवरेज बिलिंग होती है, उससे अगले माह तक उसका मीटर तब्दील होना चाहिए, ठीक है। मगर सूरत हाल ये रही थी कि लोगों को 4-4 माह तक एवरेज बिलिंग आई। और अब भी सूरत हाल कुछ उससे मुख्तलिफ नहीं हो रही। यानी कि अगर आप देखें तो इस वक्त लेस्को के अंदाजे के मुताबिक 60% से जायद फीडर्स जो हैं, वो ट्रांसफार्मर्स जो है वो ओवरलोडेड हैं। सही। यानी कि ओवरलोडेड ऐसे हैं कि उनकी कैपेसिटी 200 kW की है, मगर उन पे जो है वो लोड 200 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यही सूरत हाल चलती आ रही है। जैसे ही, लेकिन मुझे बताइए, फिर ये हुकूमत नहीं आई है, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बोला भी था, दावा भी किया था कि अब लोड शेडिंग का कोई मामला नहीं होगा, मसला नहीं होगा, आवाम जो है वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन मामला तो वही है कि, तो ये भी दावे, नई हुकूमत के दावे भी हवा में होते जा रहे हैं क्या? इंतज़ामिया की रविश तो वही है फिर भी। देखें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना वो किसी भी बिजली की तकसीम का कंपनी का बहुत अहम है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर आपका बेहतर है तो आपके पास अगर 4000 मेगावाट की या 5000 मेगावाट बिजली की आपको ज़रूरत है, कैपेसिटी है, तो आप जो है ना वो दे सकते हैं सार्फिन को। अब हमारा सिस्टम ये है, लेस्को का सिस्टम ये है कि अगर आपको 4000 या 5000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उतनी पावर ही नहीं है, ठीक है। फीडर आपके ओवरलोडेड हैं, उसके बाद ट्रांसफार्मर्स आपके ओवरलोडेड हैं। सबसे बड़ी बात, आपके पास स्टाफ की शदीद किल्लत है इस वक्त। अगर किसी एक भी लेस्को की किसी एक सब डिवीजन में भी यार्ड स्टिक के मुताबिक स्टाफ नहीं है। यार्ड स्टिक जो आज से 20 साल पहले की बनी है उसके मुताबिक भी जो है ना वो नहीं है, स्टाफ नहीं है। यानी कि अगर एक लाइनमैन है तो उसे 25,000 कंज्यूमर है एक सब डिवीजन का, और वहाँ पर 1 या 2 लाइनमैन एक टाइम पे होते हैं सिर्फ। यानी कि 3 शिफ्टों में ड्यूटी है उनकी। एक टाइम में आपके पास 2 लाइनमैन है या 1 लाइनमैन है। मुख्तलिफ सब डिवीजन में तो 1 ही लाइनमैन है, और मुतअद्दिद सब डिवीजन में चलो कहीं बल्कि ज़्यादातर सब डिवीजन में 1 लाइनमैन है एक टाइम पे, ठीक है। यानी कि 3 टाइम पे 3 लाइनमैन या 4 लाइनमैन वहाँ पे मौजूद होंगे। तो यही सूरत हाल हर सब डिवीजन की है। और एक वक्त में अगर आपके इलाके में शदीद गर्मी की वजह से 3-3, 4-4 ट्रांसफार्मर्स जलते हैं एक सब डिवीजन के सिर्फ एक सब डिवीजन के इलाके में जल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी जले हैं, बहुत से सब डिवीजन में ट्रांसफार्मर जले हैं। अब वो उस एक लाइनमैन ने वो 4 ट्रांसफार्मर जो हैं वो तब्दील करवाने हैं। ठीक तो उसको मौके पर नहीं हो सकते। अब वो क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर आपके पास मौजूद नहीं है। ज़्यादातर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने भी ये वज़ीर पावर डिवीजन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा जी हमने 300 ट्रांसफार्मर जो हैं वो नए खरीदे हैं, और ये है वो आ रहे हैं, वो तब्दील हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स की किल्लत नहीं है। मगर अमली तौर पर ऐसा नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ट्रांसफार्मर्स नहीं है, उनकी शदीद किल्लत है। और जो उसका क्या नाम है, अच्छा एक और इसका बहुत बड़ा एक लेस्को का इशू ये है कि जब ट्रांसफार्मर आपका जल जाता है ना तो फिर वो तब्दील नहीं किया जाता, वो उसको लेके जाते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद ला के फिर उसको लगाना है उन्होंने। यानी कि वो आपके 8 से 10 घंटे
वो अब बगैर लोड बिजली शेडिंग बंद है। और हाँ। वो कल अब एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया इसी वजह से। कल एयरपोर्ट रोड पे चाइना स्कीम में इसी वजह से एहतजाज हुआ है कि ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब था। कुछ परसों जो है वो बाऊवाला का इलाका है, यहाँ पर आगे बाऊवाला गांव है, अच्छा वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है वो 2 दिन से बंद था। वो मुझे फ़ोन भी आए, खैर खबर भी चली हमारी कि वहाँ पर वो लोगों की फौतगियाँ हुई थी, तो उस अंधेरे में बेचारे लोग बैठे हुए थे। तो ये सूरत हाल है। देखिए जब और तक ये सिर्फ सूरत distribution- हाल सिर्फ पंजाब में या लाहौर की नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये पूरे सूरत हाल पाकिस्तान ऐसी की ये चल सूरत रही है। लाहौर में बहुत बेहतर है, हाँ। इससे दूसरों से बहुत बेहतर है हाँ। इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पिछले कुछ जो है वो अरसे में काम तो होता रहा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर उनकी उसकी बेहतरी के लिए। अच्छा, होता ये है कि हर मौसम सरमा में 4 माह तक जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनी अपने सिस्टम को मेंटेन करती हैं, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस करती हैं, उसको अपग्रेड करती हैं, उसका ये सिलसिला होता है कि देखिए हर साल कंज्यूमर्स की तादाद में इजाफा होता है, बढ़ती है। हाँ जी, कंज्यूमर की बिल्कुल। कैपेसिटी में भी इजाफा होता है। यानी कि अगर पिछले साल आपने फर्ज करें आपके घर में 2 एसी थे, तो इस साल 3 एसी हो सकते हैं। एसी हो जाएंगे, हाँ। यानी कि बढ़ जाएगा एक एसी। हाँ। या जिसके पास बिल्कुल एसी नहीं था उसने एसी लगा लिया। तो अब होता यह है कि एसओपी के मुताबिक लेस्को का जो मुतलका स्टाफ है वो उस एरिए का एनर्जी ऑडिट करता है, यानी कि इस पे कितना चेक करते हैं कि यहाँ पर लोड पहले जो है वो इतना था, 100 केवीए का था, अब कितना लोड हो गया उस इलाके पे। ठीक है, तो वो फिर उस कैपेसिटी के हिसाब से जो पुराना ट्रांसफार्मर होता है उसको तब्दील करके नया ट्रांसफार्मर हाई कैपेसिटी का लगा देते हैं, उसको अपग्रेड कर देते हैं, या उसके साथ एक 100 अगर 100 का लगा है, 100 केवीए का लगा है, तो उसके साथ एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर और लगा देंगे ताकि मामला ठीक रहें, बेहतर रहें। गर्मी में इस पर लोड पड़े तो ये जले ना एक ट्रांसफार्मर। अच्छा, इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मौसम सरमा में शटडाउनें होती रही, काम के लिए जी शटडाउन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर अमली तौर पर काम ही नहीं हुआ। ठीक है जी, अब सिर्फ हुआ तो क्या, इसका कसूरवार कौन है मुझे बताइए? इंतजामिया है या जो पिछली हुकूमत गुजरी है वो है, या ये वाली हुकूमत जो है उसकी ये नाअहली है? कंपनी इंतजामिया, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके जिम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट थे प्रिक्योरमेंट के लिए, सामान खरीदने के लिए। अब आपके पास आपने सामान टाइम पे नहीं खरीदा जिसकी वजह से मीटर्स की शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा, आपने सामान टाइम पे नहीं खरीदा जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर्स के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा, आपने सामान टाइम पर नहीं खरीदा, आपने भर्ती टाइम पर लोग जो है वो नई भर्ती नहीं की जिसकी वजह से स्टाफ की किल्लत का सामना करना पड़ा। अब देखें, अब एक नया इशू इस गवर्नमेंट में शुरू हो चुका है कि एक जो है वो उन्होंने कहा जी 300 सारिफ लेस्को के एक मुलाजिम की जिम्मेदारी होंगे, वो उसको फैसिलिटेशन ऑफिसर उसको नाम दिया जा रहा है, और ग्रेड 7 का वो लड़का है। अच्छा। कोई असिस्टेंट लाइनमैन होगा, कोई लाइनमैन होगा, यानी कि एक सब डिवीजन का तमाम स्टाफ और एक रेवेन्यू ऑफिस का तमाम स्टाफ, वो हर स्टाफ मेंबर को 300 जो है वो कंज्यूमर के नंबर इकट्ठे करने की हिदायत की गई है कि वो 300 सार्फिन जो एक फीडर के हिसाब से फीडर्स के हिसाब से 300 सार्फिन के नंबर इकट्ठे करे। अच्छा। उसका व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उस व्हाट्सएप ग्रुप वो 300 बंदों की जिम्मेदारी उस मुलाजम पे होगी, यानी कि एक 7वें स्केल का जो है वो असिस्टेंट लाइनमैन है या 5वें स्केल का मुलाजिम है, और वो कैसे जो है वो 300 सार्फिन की जो है वो कर सकेगा और कैसे उनके मसाइल कैसे करेगा, हल करेगा। वो जो देखिए लेस्को में तो सूरत हाल ये है कि कल एक इलाके की जो है वो बिजली बंद हुई, वो लोगों ने एहतजाज किया कि जनाब 7-6 दिन से हम रोज़ाना कभी एसडीओ के ऑफिस आ रहे हैं, कभी एक्सीन के ऑफिस आ रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। अब वो एक असिस्टेंट लाइनमैन या एक जो है वो क्लर्क यूडीसी या एलडीसी या एक रेवेन्यू उसका क्या नाम है का मुलाजिम कमर्शियल असिस्टेंट, वो कैसे उनको फैसिलिटेट कर सकता है? यानी कि एक सेंट्रलाइज इस मामले को बनाने की बजाय, यानी कि एक सेंट्रलाइज कंप्लेंट सेंटर बनाने की बजाय आप जो है वो सारा बोझ उस पे जो मुलाजमीन है जिनकी तादाद पहले ही कम है उन पे डाला जा रहा है। हाँ। अब देखिए, एक बंदे के बस की बात नहीं है कि वो 300 बंदों के, अगर एक लाइनमैन है वो अपनी सुबह की ड्यूटी करके घर चला गया, ठीक है जी, अब वो 300 बंदों में से किसी का ट्रांसफार्मर जल गया, किसी की बिजली खराब है, कोई मसला है, कोई रेवेन्यू का मसला है, तो वो उसको फोन पे फोन करेंगे। ठीक है, अगर एक वक्त में 100 बंदे भी फोन कर रहे हैं तो कैसे? मैं आपसे ये लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगी, रविश तो नहीं बदली है इंतजामिया की, लेकिन हुकूमत बदल गई है, वज़ीर तवानाई का कुछ पता चल पाया कि कौन बनने वाले हैं इस दौरे हुकूमत में? कोई जराए ने आपको बताया हो?
नहीं, वजीर तवानाई तो बन चुके हैं ना खुरम दस्तगीर, जो वफाकी वजीर तवानाई कर हैं क्या वो तो रहे हैं इंजीनियर खुरम दस्तगीर हैं। वो तो जो है वो वफाकी वजीर हैं, मगर अभी तक सूबाई वजीर का नामजद नहीं किया। आप सूबाई वजीर का पूछ रही हैं, तो सूबाई वजीर का अभी तक जो है वो नई नाम सामने आया। अब देखें नई हुकूमत है, कौन वजीर बनता है इसका तो अभी कोई पता नहीं है। और मगर जो वफाकी वजीर हैं वो तो खुरम दस्तगीर है। वो पिछले पूरे टेन्योर में किसी वफाकी वजीर ने यहाँ का दौरा नहीं किया था, मगर वो अभी आए हैं पिछले दिनों, और उन्होंने कहा है जी कि हम जो है वो सार्फिन को, हमारी जो प्रायोरिटी है वो 3 है। एक तो रिकवरी, दूसरा सार्फिन को सहूलत, और तीसरा जो है वो कारकर्दगी में बेहतरी। तो मामला ये हैं कि अभी जो है वो इन तीनों में से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। रिकवरी तो वो ज़रूर करते हैं, उसकी वजह है कि आपका 50 रुपये भी बिल होगा तो आप 2 माह जमा नहीं करवाएंगे तो आगे मीटर काट देंगे, आपका मीटर कट जाएगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली रिकवरी आप करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, तो वो रिकवरी हो जाती है। तो रिकवरी के मामला सारे सही चल रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग के जो मामला है वो ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि जनाब लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है और जो अवाम है उसका जीना मुहाल हुआ है। एक मैं और आपको बता दूं कि आइंदा दिनों में लोड शेडिंग के मजीद बढ़ने के इम्कानात भी हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कारकर्दगी सामने आती है ये नई हुकूमत की भी। फहद अमीन हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से, और आज हमने जिस आर्टिस्ट से आपकी बात और मुलाकात करवानी है, जनाब यंगेस्ट आर्टिस्ट आप कह सकते हैं, और मौसीकी की दुनिया में वो अपना जो है जादू जगा रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, इंडिया में भी वो अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं। और आज जैसे वीकेंड भी, और वीकेंड पे अगर मौसीकी का तड़का लग जाए तो वीकेंड और भी अच्छा गुजरता है। तो आज हमारे साथ बहलूल अली मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं, और जनाब सिंधी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी सारी ज़ुबानों पे वो उनको अबूर हासिल है, और छोटी सी उम्र में और वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि वो सब कुछ कैसे कर लेते हैं। बहलूल, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बहलूल, इतना सारा कर रहे हैं आप काम, आप पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, इवन कि कल आपका एक रिलीज हुआ है, इंडिया में भी आपका सॉन्ग रिलीज हुआ है, तो कैसी एक्साइटमेंट कैसी है? एक्साइटमेंट तो होती रहती है। अच्छा जी। तो कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं बहलूल? मैं 7 ईयर से। 7 ईयर से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी सिंगिंग की? किससे ली ट्रेनिंग आपने? मैंने जो फोक सीखा है वो मैंने उस्ताद गुलाम फकीर से सीखा है, हैदराबादी से, और जो ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैं वो सर ज़िया से ले रहा हूँ, सुरताल म्यूजिक अकेडमी। सुरताल म्यूजिक अकेडमी से आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। और अभी आप कितने साल के हैं? मैं 12 ईयर्स 12 ईयर्स के, और 7 साल की उम्र से आप जो है मौसीकी सीख रहे हैं और बड़ा काम भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो हम लोग बातें कम करते हैं और आपके हम लोग सॉन्ग ज़्यादा सुनेंगे। तो पहला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं? जो आजकल मशहूर हुआ है आपदा परवीन जी का और नसीबुल लाल जी का, कोक स्टूडियो का। जी, तू जूं। जरूर जरूर, चलें जी। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनियां छावा, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बसे जाना, सब नू समझ के की करना है दिल नू ए समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम। मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा, दुखा दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनियां छावा, मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा, दुखा दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनियां छावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम।
क्या बात है जनाब, बहुत ही अच्छा आपने तो बहलूल गाना गाया है। तो ट्रेनिंग लेते हुए रोजाना कितनी देर आप ट्रेनिंग करते हो इसकी मौसीकी की? 2 आवर्स आपने लाजमी करनी ही करनी है। वो अकेडमी में करते हो, घर आके भी करते हो? एकेडमी भी होती है, घर आके भी करते हो। घर आके फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको उन्होंने ट्रेनिंग? पापा कराते हैं ट्रेनिंग। लेकिन इसका शौक आपको कब हुआ, और ये आपका अपना शौक था, इंटरेस्ट था कि आपने गाना गाना है, या पेरेंट्स का था? अपना था। तो कैसे फिर पापा वगैरह और मामा जो है वो कन्विंस हो गई, राजी होगी कि अच्छा ठीक है बहलूल जो है वो सिंगर है? जी हो गई। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर वालिदैन जो है वो सपोर्ट करते हैं तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ कर लेते हैं और नाम कमा लेते हैं अपना। तो बहलूल जहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो वहाँ पे और भी आपके फ्रेंड्स होते होंगे, हैं? स्कूल भी जाते हो? जी स्कूल भी जाते हो। तो कैसे फिर मैनेज करते हो, और इजीली हो जाता है मैनेज आपका? तो अगला कौन सा आप गाना सुनाने वाले हो हमें? ये सूफी सॉन्ग है, सूफी कलाम है सच्चा सरमस जी का। अच्छा, तो ये मैं सुनाना चाहूँगी। चलें जरूर। गुंड खोल दीदार विखाओ, मैं आया मुकवे कणनू। गुंड खोल दीदार कराओ, मैं आया मुकवे कणनू। आया मुकवे कण, आया मुकवे कण, आया मुकवे कण। गुंड खोल दीदार विखाओ, मैं आया मुकवे कणनू। पापा जेब पैरां विच कड़ियां, पापा जेब पैरां विच कड़ियां। पायल को ना चनकाओ, मैं आया मुंड वेखण नू। गुंड खोल दीदार विखाओ, मैं आया मुख वेखण नू। क्या बात है जनाब, बड़ी अच्छी आपने ये भी कलाम गाया है। तो बहलूल आपको उर्दू भी आती है, आप पंजाबी में भी सिंगिंग करते हो, सिंधी में भी। तो ये सारी जुबानें सीखी कब से आपने, और कब से इसमें सिंगिंग कर रहे हो? सिंगिंग तो 7 ईयर से शुरू की थी, और ये सिंधी भी उस्ताद गुलाम जी से सीखी है। अच्छा, तभी से आपने उसी से सीखी है। ठीक है, तो आगे भी आपने सिंगिंग में ही जाना है? जी, सिंगर ही बनना है। फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान का? मेरा फेवरेट सिंगर है वो अताउल्लाह साहब। अच्छा जी, ठीक है जी। और इसके अलावा और भी हमें कोई गाना सुनाएंगे आप? जी उनके सुना दो। उनके ही सुना दो, चलो ठीक है जान, उन्हीं का सुना दें। वे बोल सावल ना रोली सानो, वेखी कंडियां दे विच ना तू तोली सानू। वे बोल सावल, वे बोल सावल, वगदी रावी विच सुट्टा कंगना, सुट्टा कंगना। मैं ते रब कोलो बस हुण तेनू मंगना। वे बोल सावल, वे बोल सावल, वगदी रावी विच सुट्टा मेंदियां, सुट्टा मेंदियां। ओ तेरा ढोला बड़ा सोना मैनू सैयां कहंदियां। वे बोल सावल, वे बोल सावल। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। और बहलूल अली हमारे साथ मौजूद है। बहलूल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। इस तरह आप नाम बनाते जाए, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और हमारा भी नाम रोशन करें। उम्मीद करते हैं जनाब आज का जो शो है आपको पसंद आया होगा। और आज अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके अंदर कोई भी ऐसा आर्ट मौजूद है, कोई ऐसी सलाहियत मौजूद है जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचे, तो आप हमारे साथ फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, और आपका ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आके अपनी सलाहियत उजागर कर सकते हैं। तो अब आपने मुझे इजाज़त देनी है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़। मंडे आपको मुलाकात होगी आपसे, और तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।